नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारी चौथी क्लास है और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं शुरुआत यहाँ से करते हैं। पीछे क्या पढ़ चुके हैं उसकी भी बात हम करेंगे। आपका सिलेबस आप जानते ही होंगे, ऐसा कुछ है। यूनिट 2 में है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा के लिए यह क्लास है और इसमें जो यूनिट 2 है प्रीलिम्स का सिलेबस, उसमें आप देखेंगे पहला पॉइंट मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं एवं प्रमुख राजवंश। तो इस हिस्से को हम कंप्लीट कर रहे हैं। सिंपली ये एमपी की हिस्ट्री है, आप ऐसा कह दीजिए। और एमपी की हिस्ट्री कैसे पढ़नी है ये मैं पीछे समझा चुका हूं। इस हिस्से में क्या क्या पढ़ा जाता है ये दिखाऊं यदि आपको। तो मध्य प्रदेश में पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, इसको हमने पाषाण काल के रूप में ही देखा था। लौह युग, महापाषाण युग, आपके एमपी से कोई मतलब नहीं है इसका। वैदिक काल लिखा जरूर है लेकिन मतलब कोई नहीं है, क्रमबद्धता के लिए खाली लिखा है ना। फिर आता है महाजनपद काल। तीसरा बिंदु क्या था? महाजनपद काल। और चौथा बिंदु हमारा मध्य प्रदेश में मौर्य काल। तो आपने पहले लेक्चर में ये पाषाण काल, एक्चुअली ये दूसरा लेक्चर था पाषाण काल का, और तीसरा लेक्चर महाजनपद काल और मध्य प्रदेश में मौर्य काल, इन दोनों को हमने एक साथ देख लिया था। ठीक है, छोटे छोटे हिस्से थे ये। और आज जो लेक्चर है उसमें हमें क्या क्या देखना है, तो ये यहां लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में मौर्योत्तर काल। मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाया था कि मौर्योत्तर काल हमें पढ़ना है। कहां से ये आ गया वो भी बात मैंने समझाई थी, अभी फिर से एक बार बता देंगे। ठीक है, मौर्योत्तर काल में किस किस चीज को पढ़ना है? तो शुंग वंश, पिछली क्लास में मैंने कर्ण वंश भी बोला था। तो कर्ण वंश का उल्लेख हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है, भारत में ही आप उसको नहीं पढ़ते हैं तो उसको छोड़कर ही रखें अपन। थोड़ा सा पढ़ते हैं, इतना रोल नहीं है उसका, आप एक पेज में खत्म कर देते हैं उस चीज को। शुंग वंश, सातवाहन वंश, ये दो वंश देखना है। साथ में इस काल की एक घटना थी विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रांताओं में हिंद यूनानी, शक, शकों में भी दो वंश थे, छहरात और कार्दमक, इनको देखना है। एंड एक कुषाण वंश। मैंने पिछली क्लास में कौन नाम ले लिया था? पहलव। 4 जातियों ने आक्रमण किया था भारत में, आपका हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। ठीक, पहलवों का रोल नहीं है आपके भारत में ही, उसको नहीं पढ़ते आप, तो फिर एमपी में क्या करना है हमको? इन तीनों से मतलब रहेगा, हिंद यूनानी, शक और कुषाण। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट हमारा शक वंश रहेगा जो कि एमपी से सीधा रिलेटेड था। तो आइए इस चीज को शुरू करते हैं, समझते हैं क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। कुल मिलाकर सिंपल दो तरीके से या दो बातें हमको इसमें पढ़ना है। ये मौर्योत्तर काल है, इसको दो भागों में बांटे हम यदि, तो ये आप कह सकते हैं कि एक तरफ हम वंश पढ़ेंगे, एक तरफ ये चलेगा शुंग वंश, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आएगा? कर्ण वंश। एंड देन सातवाहन वंश। ये वंशावलियां ये चलता रहेगा, ये शासन करते रहेंगे। इसी के साथ साथ ही दूसरी तरफ और क्या चीजें होने लगती हैं, यहां पर आक्रमण प्रारंभ हो जाते हैं कुछ विदेशी जातियों के, जैसे कि हिंद यवन। ये ग्रीक्स का आक्रमण कहलाता है, यवन यूनानियों का आक्रमण है ना। भारत में इनको हिंद यूनानी हमने कह दिया। ठीक है, हिंद यवन या हिंद यूनानी। इसके अलावा शक और पहलव, शक को सीथियन, पहलव को पार्थियन, ऐसे नाम मिलते थे। कुषाण, कुषाण। तो ये 4 आक्रांता जातियां हमारे यहाँ आक्रमण करती हैं। इन्हीं के समकालीन ये आक्रमण होते रहेंगे, पर अब हम इनको एक साथ, मतलब एक प्रकार से कहें तो इसके काल में जो आक्रमण हुए होंगे उसकी भी चर्चा कर लेंगे यहीं, पर इनको सेपरेट रूप में भी हम अलग से देखेंगे। तो शुरुआत इस तरफ से करें हम, शुंग वंश से, फिर कर्ण वंश देखेंगे, कर्ण वंश सॉरी नहीं देखना है, फिर सातवाहन वंश पर आ जाएंगे, और फिर यहां से हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाणों की बात कर लेंगे। जो रिलेटेड होंगे उनकी चर्चा करेंगे, जो नहीं होंगे उनको हम सिर्फ नाम लेकर आगे बढ़ जाएंगे। ये क्यों लिख दिया है मैंने? क्रमबद्धता रहे, आपको जानकारी तो रहे ना कम से कम कि ये 4 लोग थे। अब इनमें से पढ़ना क्या है ये बता तो रहा हूं। शक को पढ़ना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक, तो ये पता होना चाहिए हमको कि हम भारतीय इतिहास में कहां पढ़ रहे हैं एमपी को। ठीक, चलिए तो हम शुरू कर रहे हैं शुंग वंश से। शुंग वंश की कहानी देखते हैं या संक्षिप्त में जानकारी देखते हैं। ये रहा शुंग काल, 184 ईस्वी पूर्व। अब पीछे से जोड़ सकते हैं आप डायरेक्ट इसको। मौर्य वंश के जस्ट बाद अगला वंश कौन सा आता है? शुंग वंश। पर मौर्य वंश के उत्तराधिकारी जो थे, अशोक के बाद के जो शासक थे, अशोक 132 ईस्वी पूर्व में स्वर्गवासी हो जाता है। उसके बाद 184 ईस्वी पूर्व तक, 232 ईस्वी पूर्व, अशोक 232 ईस्वी पूर्व में क्या हो जाता है? चल बसता है। 232 ईस्वी पूर्व के बाद 184 ईस्वी पूर्व तक उसके उत्तराधिकारियों का शासन रहता है।
इस टाइम तक मौर्य वंश कमजोर हो जाता है, उसकी स्थिति गड़बड़ा जाती है। जिसको ये बातें ना समझ में आ रही हो ध्यान रखना, मैंने क्या कहा है 232 ईस्वी पूर्व, है ना। अब इसके पीछे चलेंगे हम, ईस्वी पूर्व में उल्टा सन गिनते हैं। 232 ईस्वी पूर्व के बाद 231 ईस्वी पूर्व आएगा, फिर 30 आएगा, ऐसे घटते 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 201 ईस्वी पूर्व आएगा, फिर 200 ईस्वी पूर्व आएगा, एंड देन 199 ईस्वी पूर्व आएगा, और इसी क्रम में 184 ईस्वी पूर्व आएगा। तो हम यहाँ ईस्वी पूर्व का जब सन चलता है तो उल्टा क्रम गिना जाता है, ठीक है। 400 से 300 ईस्वी पूर्व, मैंने उल्टा ही ना बताया, 300 से 400 ना कह देता। तो ये थोड़ा सा ईस्वी पूर्व और एडी और बीसी का कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लेना आप लोग। तो शुंग वंश का जो शासन काल था वो कब से कब तक था, 184 ईस्वी पूर्व, जब आपका मौर्य वंश की सत्ता समाप्त होती है तब से शुरू होता है, और 73 ईस्वी पूर्व तक ये चीज चलती है, शुंगों का शासन रहता है। तो पुराणों के अनुसार, पुराण उस टाइम के महत्वपूर्ण ग्रंथ थे जिनके अनुसार कुछ जानकारी है। पुराण बाद में लिखे गए, है ना, जब ये घटनाएं घटी है तब नहीं पुराण घटनाएं, पुराण जो आप पढ़ते ना 18 पुराण, वो उनमें जो कहानियां वो घट चुकी थी, वो लिखे बाद में गए हैं, गुप्तों के काल में लिखे गए हैं, ऐसा आप याद रखिए। तो पुराणों के अनुसार शुंग वंश की स्थापना किसने कब की, सॉरी, तो 184 ईस्वी पूर्व की किसने की, तो पुष्यमित्र शुंग ने की। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन हुआ, पुष्यमित्र शुंग। कब हुआ, तो 184 ईस्वी पूर्व। शुंग मूलतः उज्जैन के थे, तो ये ध्यान रखना, ये जो शासक थे ये कौन थे, मूलतः उज्जैन के थे। ये पीएससी का प्रश्न है, ये पीएससी ने, एमपीपीएससी ने अभी 2-4 साल पहले कहीं किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ था, मुझे सन एग्जैक्ट याद नहीं किस सन में पूछा था। ये प्रश्न आ चुका है कि मूलतः ये कहाँ के थे, गुप्त मूलतः कहाँ के थे, प्रयाग के थे, इस तरह से प्रश्न आते हैं। शासन उनका पाटलिपुत्र में था। तो वो जो राजा बने ये लोग, जिस जाति के थे, कहां से उनकी उत्पत्ति हुई, कोई ऐसा राजा पैदा तो नहीं हुआ कि बस वो क्रम चल रहा है, मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का, ये उसको पूरा वंशज तो नहीं चल रहा है। मौर्य वंश खत्म हुआ, नया वंश आ रहा है, तो नया वंश कहीं से तो शुरुआत किया होगा ना, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो पहले मूल रूप से कहां थे और फिर कैसे वहां पर आपके पाटलिपुत्र में आ गए, ये थोड़ा सा पृष्ठभूमि में आपको देखना पड़ता है इतिहास में। तो यहां पर आप सिर्फ एक शब्द में याद रखें कि ये लोग मूलतः कहां के थे, उज्जैन के निवासी थे। बाद में ये आपके धीरे धीरे मौर्य वंश में सैनिकों के रूप में, सेनापतियों के रूप में, मतलब मौर्य शासन में कर्मचारियों के रूप में भर्ती हुए, और अंत में एक पुष्यमित्र शुंग जैसे ये है, ये क्या था, ये सेनापति बन चुका था आपके मौर्य राज्य में, ये मौर्य सेना का सेनापति था ये। और इसी के काल में मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, क्या नाम था उसका, बृहद्रथ। इसकी हरकतों से ये परेशान होकर पुष्यमित्र शुंग ने इसको निपटा दिया और स्वयं शासक बन बैठा। तो इस तरह से कहीं शुरुआत होती थी। तो ये कहां के थे, मूल रूप से उज्जैन के थे, ये ध्यान रखिएगा। इनकी राजधानियों की बात कर लें हम, तो ये तो आप जान गए, एक इंट्रोडक्शन। फिर अच्छा, समय काल आप समझ ही गए, समय काल यहां लिखा है। किसी भी वंश को पढ़ना हो ना तो सबसे पहले देखो कि वो किस काल के थे, कब से कब तक उनका शासन काल रहा। आपको एग्जैक्टली डेट इतिहास में इस तरह मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो फिर इसको हम और किस तरह कह सकते हैं, ये है आपका मान लो कि तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व, सॉरी दूसरी, तो इनकी शुरुआत कब से होती है, दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से शुरुआत होती है, पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व तक रहे ये। तो ये जो है 184 ईस्वी पूर्व, इसको हम क्या कह देंगे, दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व, ठीक है। तो दूसरी पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास इनका क्या था, शासन था, ऐसा कह दीजिए। यदि आपको डेट्स मिल रही एग्जैक्ट तो फिर इसका उल्लेख कर दीजिए। तो समय बताइए सबसे पहले, फिर उनका क्षेत्र बताइए कि कौन सा क्षेत्र था इनका, इसमें नहीं लिखा है, आपको मैं बता देता हूं। जैसे कि इनका जो क्षेत्र था जहां पर ये शासन करते थे, क्षेत्र या साम्राज्य, है ना, कि कहां पर इनका जो शासन क्षेत्र था वो पूरे भारत में तो था नहीं, मौर्य का जैसे पूरे भारत में था। मौर्यों का शासनकाल कहां था, मौर्य तो यहां से लेकर पूरा, यहां पूरा जो भारत था ये अफगानिस्तान तक इतना बड़ा था, लेकिन शुंगों को इतना बड़ा थोड़ी मिला। उत्तरोत्तर जो मौर्य वंशी शासक थे उन्होंने तो सत्ता कमजोर कर दी थी। तो ये शुंगों का शासन देख लीजिए आप, इतना ही रह गया था, कितना, इतना छोटा, ठीक है। इसमें आपके बीच में पाटलिपुत्र था, मगध।
तो ये शुंगों का राज्य क्षेत्र था। जब आप भारत का पढ़ेंगे तब ये राज्य क्षेत्र एग्जैक्ट बताइएगा किस किस राज्य में था, पूर्वी सीमा किस नदी से बनती थी, पश्चिमी किससे बनती थी, ऐसा सब कुछ बताना पड़ता है। पर यहाँ आप चित्र में ही सीधा देख लो कि किस इलाके में था, जिसमें एमपी का कुछ इलाका, ये नर्मदा नदी बह रही है, नर्मदा नदी के उत्तर का काफी बड़ा इलाका शुंगों के शासन क्षेत्र में आता था। आगे चल के तो इनकी राजधानी भी विदिशा बन जाती है। पहले यहाँ पर ये है राजधानी पाटलिपुत्र, है ना, आगे चल के विदिशा बन जाती है इनकी राजधानी भी। तो हमारे एमपी से तो बहुत खास तरीके से जुड़ा है, क्योंकि इनका जो केंद्र था वो आगे चल के विदिशा बनने वाला है, तो इसको तो पढ़ना जरूरी है इस वंश को, है ना। तो चलिए, ये राज्य क्षेत्र है इनका, तो हमने समय काल जान लिया, इनका शासन क्षेत्र जान लिया, इसके अलावा इनका केंद्र जान लेते हैं कि कहां रहकर ये शासन किया करते थे। तो इनका जो शासन था वो कहां से होता था, शुरुआत में पाटलिपुत्र से होता था और बाद में ये विदिशा पहुंच गया। पाटलिपुत्र पहले शुरुआती राजधानी थी, बाद में विदिशा पहुंच गई। अग्निमित्र के काल में एक्चुअली ये राजधानी विदिशा हो जाती है। ठीक है, अब बात करें प्रमुख शासकों की, तो 3 बिंदु देखे हमने, एक किस काल के थे ये, दूसरी बात कहां था साम्राज्य इनका, तीसरी बात क्या था इनका केंद्र यानी इनकी राजधानी क्या थी, चौथी बात इस वंश के प्रमुख शासक कौन थे, पांचवी बात इन शासकों की प्रमुख घटनाएं क्या थी। बस वंश खत्म। कोई भी वंश पढ़ना हो यही पढ़ना होता है। ठीक है, अब वह जो घटनाएं हैं इतिहास में वो बड़ी लंबी हो जाती हैं। ठीक, जब आप पुष्यमित्र शुंग को पढ़ेंगे तो उसके काल की सारी घटनाओं को उल्लेख आपको करना पड़ता है। यहां हमें एमपी में नहीं करना है, एक एक लाइन में काम चल जाएगा, जो एमपी से जुड़ी बातें वही करेंगे अपन। तो पुष्यमित्र शुंग इस वंश का संस्थापक था, जो कि 184 से 149 ईस्वी पूर्व तक शासक रहा। अग्निमित्र उसका लड़का दूसरा शासक बना, जो कि 149 से 141 ईस्वी पूर्व तक शासक रहा। भागभद्र आगे चल के बीच के शासक सब ऐसे ही थे। 9वां शासक जो था भागभद्र, उसके काल की घटनाएं महत्वपूर्ण है इसलिए उसका नाम आ रहा है। फिर अंतिम शासक देवभूति था। इससे आपको मतलब नहीं, पर आप जो कि पढ़ ही रहे हैं तो मैं सोच रहा हूं कि जो 2 तथ्य मैं आपको बता सकूं अच्छे तरीके से, क्योंकि पैटर्न तो यही रहेगा। भारत का इतिहास भी कहीं ना कहीं इससे आपका 25-30% कंप्लीट हुआ जा रहा है। बेसिक क्वेश्चन सब यहीं से आ जाते हैं, यही वंश की जानकारियों से आ जाते हैं, क्रमबद्धता आपको पता चल रही है। तो थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ते जाना, काफी अच्छे से एमपी कंप्लीट हो जाएगा आपका, और हिस्ट्री भी। तो ये जो 4 राजा थे इनके ही नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे भारत के इतिहास पढ़ लीजिए चाहे आप एमपी का इतिहास पढ़ लीजिए। कौन कौन, पुष्यमित्र शुंग जो कि संस्थापक था, अग्निमित्र जो कि उसका लड़का था, तीसरा शासक भागभद्र था जो कि 9वां शासक था इस वंश का, और अंतिम शासक देवभूति नाम का शासक था जो कि इस वंश का अंतिम था। किसी भी वंश के संस्थापक अंतिम शासक के उल्लेख जरूर पूछा जाता है, तो ये जरूर याद रखिए, फैक्ट्स होते हैं। अब इनके काल की प्रमुख घटनाएं होती हैं। इतिहास में आप थोड़ा ज्यादा घटनाएं पढ़ेंगे, एमपी में हम कम घटनाएं पढ़ेंगे। बस वो घटनाएं कौन कौन सी हैं, तो यहां लिखा हुआ है, पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में अग्निमित्र विदिशा का प्रांतपति था। ये एमपी से जुड़ी हुई घटना है कि नहीं है, कि पुष्यमित्र शुंग के काल में राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। तब विदिशा जो एमपी का एक नगर है वो क्या था आपका, वहां उसका लड़का प्रांतपति के रूप में विदिशा क्षेत्र में क्या कर रहा था, राज्य कर रहा था। तो ये एक खास बात हो गई। कालिदास की पहली रचना, कालिदास कहां के माने जाते हैं, उज्जैन के माने जाते हैं, मतलब एमपी की घटना। तो कालिदास ने अपनी जो रचना रची है वो मालविकाग्निमित्रम, एक नाटक है मालविकाग्निमित्रम, इसमें शुंग शासक अग्निमित्र का उल्लेख किया है। तो कालिदास जो कि मध्य प्रदेश के थे, उन्होंने एक शुंग शासक अग्निमित्र का नाम क्या है उस रचना का या कि नाटक का, मालविकाग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्र, है ना, ये 2 नाम है। तो मालविका उसकी प्रेयसी थी और अग्निमित्र शासक था। तो इनके प्रेम प्रसंग का वर्णन इन्होंने कर रखा है अपने एक नाटक में। संस्कृत का ये नाटक है, कालिदास संस्कृत के ही लिखने वाले थे। 9वें शुंग शासक, देखो ये 2 घटनाएं हो गई, पुष्यमित्र शुंग के काल की घटना हुई। पुष्यमित्र शुंग के काल की घटना यही है कि इस काल में एमपी का जो काफी बड़ा राज्य था वो आपके शुंग काल में आता था, शुंग राज्य में आता था। इसका जो एक शहर विदिशा था, यहाँ का प्रांतपति था आपका उसका लड़का अग्निमित्र। ये 2 घटनाएं पुष्यमित्र शुंग के काल की हो गई। अग्निमित्र के काल की कोई ऐसी विशेष घटनाएं नहीं है, राष्ट्रीय स्तर की हैं घटनाएं, पर एमपी से जोड़कर जिसे हम देखें वो कोई ऐसी घटना नहीं। तो इस काल में जो उज्जैन के हमारे महाकवि कालिदास थे, आदि कवि कालिदास थे, उन्होंने एक रचना रची थी मालविकाग्निमित्रम, उसमें इस शासक का उल्लेख है अग्निमित्र का। ठीक है, फिर अगला शासक कौन था, भागभद्र। भागभद्र का क्या उल्लेख है हमारे मध्य प्रदेश में, तो भागभद्र ये 9वां शुंग शासक था और इसके काल में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ये आता है और इसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। क्या करवाया, गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। ये क्या है गरुड़ स्तंभ,
तो एक स्तंभ है उसमें मतलब उसका नाम है एक्चुअली, वो भागवत धर्म का क्या हो गया था, अनुयायी हो गया था। भागवत धर्म जिसके प्रणेता भगवान श्री कृष्ण माने जाते हैं, उसका अनुयायी हो गया था। इसके कारण भगवान कृष्ण और विष्णु का संबंध आप समझते हैं, तो इसने या कि इस स्तंभ को आगे चलकर क्या कहा गया, गरुड़ स्तंभ कहा गया। क्या कहा गया, गरुड़ स्तंभ। हेलियोडोरस स्तंभ भी कहते हैं, गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं, और खाम बाबा, स्थानीय लोग उसको क्या खंबा मानते हैं ना, खाम बाबा उसको कहते हैं। तो गांव ग्रामीण के लोग जो है तो तुरंत धार्मिक हो जाते हैं, खंबा देखा नहीं तो खाम बाबा बना दिया, है ना। तो ये कुल मिलाकर घटनाएं थी किसकी, सुंग वंश की, आपके एमपी से जुड़ी हुई। फिर से बात करें तो पुष्यमित्र सुंग के काल में मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा इलाका उसके राज्य क्षेत्र में आता था, जिसका एक नगर विदिशा, उसका प्रांतपति आपका अग्निमित्र था। दूसरी बात, अग्निमित्र के काल की क्या घटना है, तो अग्निमित्र के काल की कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं यहाँ, वो यहाँ राजधानी परिवर्तित करता है, विदिशा को राजधानी बनाता है अग्निमित्र, और उसके साथ साथ जो कालिदास थे, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के थे, उज्जैन के थे, उन्होंने इस पर बेस्ड एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम मालविकाग्निमित्रम था, जिसका ये आपका नायक था। और तीसरा आदमी भागभद्र था। इसके काल में यूनानी राजदूत एंटियालकीड्स, क्या नाम था उस व्यक्ति का, उस राजा का, यूनान के राजा का नाम क्या था उस टाइम पर, एंटियालकीड्स, लिख दूं, एंटियालकीड्स नाम था उसका, और इसका राजदूत आया हमारे एमपी में। उस टाइम पर शासक था भागभद्र, जो कि सुंग वंश का शासक था। तो इसके काल में वो हेलियोडोरस आता है। हेलियोडोरस भागवत धर्म से प्रभावित होता है, उसको अपनाता है, और उसके सम्मान में यहाँ पर एक स्तंभ गड़वाता है, और वो स्तंभ खाम बाबा कहलाता है स्थानीय लोगों के द्वारा। हेलियोडोरस स्तंभ भी कहते हैं उसको, और गरुड़ स्तंभ भी उसको कहते हैं। और कुछ घटनाएं हैं, जैसे कि इस काल में कुछ स्मारक बनाए गए, जैसे कि सांची स्तूप, भरहुत स्तूप और गरुड़ स्तंभ की बात तो हमने कर ही ली है। तो गरुड़ स्तंभ की बात करें यदि यहाँ पर, जो कि प्रमुख रूप से इस काल से रिलेटेड है, तो गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, हेलियोडोरस ने करवाया। ठीक है, किसके काल में, भागभद्र के काल में। हेलियोडोरस किसका राजदूत था, एंटियालकीड्स का राजदूत था। इस तरह के फैक्ट जो है बनने की संभावना है। गरुड़ स्तंभ एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। और बातें बता दूं मैं, सुन बस लो। गरुड़ स्तंभ चित्र दिखा के बात करें तो और ठीक लगेगा। इस पर जाने से पहले सांची स्तूप और भरूत स्तूप यहां कैसे आ गया, आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा, क्योंकि ये तो हम मौर्य काल में पढ़े थे पिछली क्लास में। तो सांची स्तूप और भरूत स्तूप का पुनर्निर्माण हुआ था इस काल में। क्या हुआ था, पुनर्निर्माण। उसको थोड़ा सा जहां से टूट टाट गया था, उसको पुष्यमित्र शुंग ने क्या करवाया था, थोड़ा सा उसको पुनर्निर्मित करवाया था। तो इस कारण से ये स्मारकों का उल्लेख यहाँ है कि इनका पुनर्निर्माण करवाया। गरुड़ स्तंभ इस काल का मूल है, इसी काल की घटना है, तो इसको हम देख लेते हैं। गरुड़ स्तंभ चित्र है भाई ऐड ये है गरुड़ स्तंभ। ये एक खंबा है, एक ही पत्थर को काट कर ये बनाया गया है खंबा। और बात करें तो ये ऐसा साक्ष्य है, मतलब एक भागवत धर्म, वही धार्मिक आंदोलनों में आप पढ़ सकते हैं, बौद्ध जैन, इनके साथ भागवत धर्म, आप वैष्णव धर्म है ना, शाक्त धर्म, शैव धर्म, इनको सबको अच्छे से पढ़ सकते हैं। है तथा हिंदू धर्म के अंतर्गत ही शैव, शाक्त, ये सब शक्ति, शाक्त का मतलब शक्ति, शैव का मतलब शिव जी को मानने वाले, वैष्णव का मतलब विष्णु जी को मानने, भागवत का मतलब कृष्ण को मानने वाले। तो ये धर्म है, कहीं ना कहीं हिंदुइज्म के अंतर्गत ही ये सब आते हैं। तो ये सबको आप पढ़ सकते हैं अलग से, हालांकि यहां से प्रश्न आज तक नहीं आए हैं किसी भी एग्जाम में। तो ये जो भागवत धर्म है, जिसके प्रणेता भगवान श्री कृष्ण थे, भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। ये कैसा साक्ष्य है, अभिलेख मिलना बड़ी बात होती है उस काल के। लिखी गई बातें उस पर भी कम विश्वास होता है, लिखने वाले तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो प्रमाण मिल जाए यदि लिखित रूप में, किसमें, पत्थर वत्थर में, उसको थोड़ा ज्यादा और ऑथेंटिक मान लिया जाता है। ठीक है, तो उसमें हमको ग्रंथ वगैरह तो खूब मिले, और वो ग्रंथ तो बाद में लिखे गए ना, इसके बाद आएंगे गुप्त वंश, तब लिखे गए वो सारे ग्रंथ। अपने जो उपनिषद हैं, गीता, रामायण, महाभारत, ये सब जो आप कह रहे हैं, ये सब बाद में लिखे गए। उसके भी पहले हमको जो मिल रही है चीज, वो एक खंबा मिल रहा है, और यह अभिलेखी साक्ष्य किसका, भागवत धर्म का। तो ये बात आप याद रखेंगे। ठीक, ये एक मानव देख रहा है इस पत्थर को बड़े गौर से, पता नहीं क्या जानना चाह रहा है। चलो
तो ये थी बात शुंग वंश की। फिर से बताऊं तो शुंग वंश जो थे वो शासक थे 184 ईस्वी पूर्व से 73 ईस्वी पूर्व तक, ये काल है। साम्राज्य उनका बिहार और एमपी और यूपी के बड़े इलाकों में फैला हुआ था। इसके अलावा इनका जो राजधानी थी वो प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र थी और बाद की राजधानी विदिशा हो जाती है। अग्निमित्र ने राजधानी विदिशा बनाई थी और बाद के शासकों ने विदिशा को ही राजधानी बनाए रखा। विदिशा में ही भागभद्र शासन करता था और वहीं विदिशा ही आया था आपका हेलियोडोरस, ये बात याद रखिएगा। तो प्रमुख शासकों की अब बात करें तो उसमें पुष्यमित्र शुंग जो कि इस वंश का संस्थापक था, अग्निमित्र एक प्रमुख शासक हुआ, उसके बाद भागभद्र और उसके बाद भवभूति नाम का शासक, भवभूति नहीं देवभूति नाम का शासक जो रहा वो प्रमुख रहे। ठीक, तो ये 4 शासकों के नाम याद रखने हैं। घटनाएं क्या हैं? तो घटनाएं पुष्यमित्र शुंग के काल में एमपी का हमारा बड़ा रीजन आता था उसके राज्य क्षेत्र में, इसमें एक विदिशा नाम का जो प्रांत था वहां पर उसका पुत्र अग्निमित्र क्या था, प्रांतपति के रूप में था। फिर अग्निमित्र की बात करें तो कालिदास ने अग्निमित्र का उल्लेख अपने ग्रंथ मालविकाग्निमित्रम में किया हुआ है। और भागभद्र की बात करें तो इसके काल में हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। देवभूति वो आप भारतीय इतिहास के हिसाब से है वो तथ्य, उसके लिए आप याद रखिएगा अंतिम शासक है बस। चलो, इन्होंने कुछ निर्माण करवाए थे। गरुड़ स्तंभ तो भागभद्र में आ जाता है, ये दोनों का पुनर्निर्माण अग्निमित्र ने करवाया था। आप चाहे तो पुष्यमित्र ने, इन दोनों का पुनर्निर्माण पुष्यमित्र ने करवाया था। आप चाहें तो पुष्यमित्र, जैसे हमने मौर्य वंश पढ़ा था ना कि मौर्य वंश में शासकों के नाम लिखे और उनकी घटनाएं, तो वैसे भी कर सकते हैं। पुष्यमित्र लिखो और लिखो कि पुष्यमित्र के काल में राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके काल में एक बड़ा रीजन मध्य प्रदेश का इसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता था। इसने जो है तो सांची स्तूप और भरूच स्तूप का जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है उनका पुनर्निर्माण करवाया। इसका पुत्र इसके काल में क्या था, विदिशा का प्रांतपति था। ऐसे आराम से पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं डिटेल में लिखने के लिए, पर आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना है, मेंस की बात अभी नहीं करना है, अभी प्रीलिम्स तक ही सीमित रहना है। ठीक है, तो ये कुछ शुंग काल की बात हुई। बात करें अब अगले वंश की, कर्ण वंश की। कर्ण वंश हमको पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है। कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव कर्ण था, है ना। उसने इस वंश के अंतिम शासक देवभूति को निपटाकर सत्ता हासिल की। 73 ईस्वी पूर्व से शासन उसका प्रारंभ होता है और 60 ईस्वी पूर्व तक खत्म भी हो जाता है। बहुत छोटा सा उसका शासनकाल रहा उस वंश का। उसमें 2 ही शासक थे, एक वासुदेव था, एक अंतिम शासक, ध्यान आप हिस्ट्री में पढ़ देना, मुझे याद नहीं। ठीक है, सुशर्मा था, शायद सुशर्मा ही था। ठीक है, तो वासुदेव कर्ण और सुशर्मा 2 शासक थे आपके, वो बस 13 वर्ष तक शासन करते हैं। 60 ईस्वी पूर्व तक उनकी भी सत्ता हो जाती है समाप्त। अब आ जाते हैं किसमें, सुशर्मा को निपटाकर एक वंश आता है आपका सातवाहन वंश। तो आपका यहाँ पर सातवाहन वंश की बात हम अब करेंगे। ज्यादा डायरेक्ट तो नहीं है हस्तक्षेप आपका, बस 1-2 घटनाएं हैं जो कि एमपी से जुड़ी हुई हैं, उनको ही देख लेते हैं। थोड़ा जल्दी बताऊंगा, फास्ट बताऊंगा, क्योंकि इतना संबंधित नहीं है हमारे एमपी से। शुंग वंश के पतन के पश्चात हम किसकी बात करने वाले हैं, सातवाहन वंश की। तो शुंग वंश के पतन के पश्चात दक्षिण भारत में सातवाहन वंश की स्थापना हुई। तो शुंग वंश वहां ऊपर समाप्त हो गया है ना, तो उसके जस्ट बाद ही आता है सातवाहन वंश। सातवाहनों का इतिहास मध्य प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है, जिसका वर्णन अग्रलिखित है। तो एक तो राज्य क्षेत्र, तो सातवाहन, अब हमको शासकों को अलग अलग नहीं उठाना है। इनका जो राज्य क्षेत्र था वो मुख्यतः दक्षिण भारत में था, लेकिन एमपी का भी एक बड़ा भाग इनके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो देखें कि महाराष्ट्र, जहां पर इनकी राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान या के पैठान, आज का औरंगाबाद जिला देखिएगा, वहां पर गोदावरी नदी के तट पर ये जो जगह है वो पड़ती है, और ये लिखा भी हुआ है प्रतिष्ठान या पैठान। ये प्रारंभिक राजधानी थी सातवाहन वंश के शासकों की, यानी कि इसका राज्य क्षेत्र कहीं ना कहीं शुरुआत में महाराष्ट्र में रहा। बाद में ये खिसक जाते हैं और दक्षिण में आक्रमण हो रहे थे ना, अभी मैंने बताया ना कि इस टाइम पर खूब आक्रमण हो रहे थे आपके देश में। तो शकों के आक्रमण के कारण इन्होंने और दक्षिण में स्थान बनाया अपना अमरावती में, और अमरावती आपको पता है आंध्र प्रदेश में। कहां है? आंध्र प्रदेश में है अमरावती। तो दूसरी राजधानी इनकी अमरावती थी। तो महाराष्ट्र इनका राज्य क्षेत्र था, महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात का इलाका भी इन्हीं के राज्य क्षेत्र में शामिल था। आंध्र प्रदेश तो था ही, अमरावती वहीं था, और मध्य प्रदेश का इलाका भी इनके राज्य क्षेत्र में आता था। मध्य प्रदेश के कौन से इलाके? तो मध्य प्रदेश का अनूप जो क्षेत्र था, अनूप पुराना नाम है, नया नाम उसका निमाड़ है। निमाड़ जो क्षेत्र है उसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? अनूप क्षेत्र कहा जाता था, राइट। देन आकर क्षेत्र कौन सा था? तो जो पूर्वी मालवा है वो आकर कहलाता है, और जो पश्चिमी मालवा था वो अवंती कहलाता था प्राचीन काल में। विदिशा साइड का इलाका
आकर क्षेत्र कहलाता था, यह आप याद रखें, है ना। विदिशा वगैरह सागर से सीमाएं वहां तक पहुंचती हैं मालवा की, आपको मैंने नहीं पढ़ाया है भूगोल, अभी आगे पढ़ाएंगे। तो आप मालवा का पठार पढ़ते हैं या मालवा क्षेत्र की जब बात करते हैं तो पूर्वी सीमा उसकी सागर जिले वगैरह से लगती है ना, सागर, कटनी, जबलपुर से। तो उसके पहले के जो जिले हैं पश्चिम में, विदिशा वगैरह, वो सब पूर्वी इलाका है, तो वहां तक इनकी सीमाएं फैली हुई थी। तो मध्य प्रदेश में इनकी सीमाएं थी, और कहां कहां, मालवा में और निमाड़ में। एक शब्द में कहा जाए तो क्या, निमाड़ में और मालवा में। मालवा को भी हमने बांटा है पूर्वी और पश्चिमी में, बस ये बताने के लिए कि आपको ये पता हो कि इस काल में इस क्षेत्र को आकर कहा जाता था, इसको अनूप कहा जाता था, और इसको अवंती कहा जाता था, ठीक है। तो राज्य क्षेत्र था कहीं ना कहीं सातवाहनों का। हमारे एक हस्तक्षेप तो ये हो गया, एक कहानी तो ये जुड़ गई। फिर और बात करते हैं, राजधानियां बताई दी। प्रमुख शासकों की बात करें तो इस वंश का संस्थापक था सीमुख, नाम याद कर लेना पहले, इनके इतिहास में भी काम आएंगे। सीमुख संस्थापक था। गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये सबसे महान शासक था, ये लिखा हुआ सबसे प्रतापी। 106 से 130 ईस्वी के आसपास इसका शासन था। अभी हम लोग जो पीछे सुंगोंग वंश पढ़े वो सब ईस्वी पूर्व की बातें थी। 60 ईस्वी पूर्व से तो इसकी भी शुरुआत होती है सातवाहनों की, लेकिन शासन और आगे लंबा जाता है और ये ईस्वी तक आ जाते हैं, मतलब ईसा का जन्म हो चुका था, उसके बाद की कहानी भी चालू हो जाती है। तो यहां सन क्या आ गया, ये सीमुख जो था वो कब शासन करता है, 60 ईस्वी पूर्व से शुरुआत करता है ये अपनी कहानी की। आगे बीच में और शासक आते हैं, ये तो मैंने बड़े बड़े महान शासकों के नाम लिखे हैं यहाँ। तो सीमुख संस्थापक था इसलिए लिखा है, महान नहीं था। गौतमी पुत्र सातकर्णी महान था, इसलिए सीधे 100 वर्ष जंप करके 150 वर्ष जंप करके आ गए हम सीधे 106 ईस्वी पूर्व में, समझ गए। पीछे यहाँ अभी 150 वर्षों का अंतराल है, यहाँ कई सारे शासक आते हैं, उतने महत्वपूर्ण नहीं है, या महत्वपूर्ण होंगे तो आप हिस्ट्री में पढ़ना। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी 130 से 154 तक, फिर यज्ञश्री और फिर पुलवामी चतुर्थ, इनको आप भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से याद रखना। हमारा काम इस व्यक्ति से पड़ेगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी से। इसके बारे में जानना हो, पढ़ना हो, इतिहास पढ़ना हो तो थोड़ा एक मूवी आप देख लीजिएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। थोड़ा ओवर दिखाते हैं, दक्षिण भारत की वो मूवी है, लेकिन काफी कुछ उस टाइम की स्थिति का अंदाजा लगेगा, उस काल की घटनाओं का अंदाजा लगेगा आपको। गौतमी पुत्र सातकर्णी सर्च कर लेना, मूवी यूट्यूब में अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसको जरूर देखिए। हिस्ट्री पढ़ कर देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगी, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगी। मतलब मूवी है देखो तो समझ में तो आ ही जाएगी, वो भी दक्षिण भारत की है, पर आपको उसको देखते देखते पढ़ते भी चलना है। तो क्या है, आप विजुअल्स देखेंगे और पढ़ेंगे ना तो बढ़िया से कहानी क्लियर होती है, ठीक है, और सब कुछ क्लियर होता है, नाम वाम याद हो जाते हैं आपको, मूवी से चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। चलो, तो इसकी बात हमें आगे करनी है। देखो विशेष में क्यों उसी की बात आएगी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया और मालवा छीना। तो मालवा जो हम लिखे हैं यहाँ पर राज्य क्षेत्र में सातवाहन वंश के, पहले मालवा नहीं था इनके अंतर्गत। इस टाइम पर क्या हो रहा था भाई, सुंगों का ही पतन हुआ, कण्वों का पतन हुआ। क्यों हुआ, आक्रमण हो रहे थे ना बाहर से। तो इस काल में भी शकों के लगातार आक्रमण हो रहे थे। किसके आक्रमण हो रहे थे, शक शासकों के आक्रमण हो रहे थे। तो शकों ने क्या किया था, जो मालवा वाला क्षेत्र था वहां तक वो लोग कब्जा कर चुके थे, ठीक है। गुजरात और मालवा का काफी बड़ा क्षेत्र इस टाइम तक अब इनके शासन में आ गया। तो मालवा में एक शक शासक नहपान था, है ना, इसके काल तक शुरुआत में रहा होगा निश्चित रूप से, ये मालवा वालवा के इलाका कहो आपके सातवाहनों के अधीन रहा हो, लेकिन बाद में शकों के आक्रमण के कारण उन्होंने छीन लिए बीच के शासकों ने। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो आता है, ये एक महान शासक था इस वंश का, इसने शक शासक नहपान को हराया और मालवा क्षेत्र जो है छीन लिया। देन शकों में एक रुद्रदामन नाम का शासक था, इस वंश का भी ये सबसे प्रतापी शासक था। इसने सातकर्णी को हराकर वापस से मालवा छीन लिया। यही घटना है, मालवा हमारे एमपी में है, और मालवा में जो झड़प चल रही थी उसका 2 लाइनों में उल्लेख है। आप ये याद रखिएगा कि पहले आपका जो मालवा रीजन था उसको शकों ने छीन लिया होगा, बाद में गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वापस से उसको छीन लिया, एंड देन बाद में रुद्रदामन नाम का शक शासक जो था उसने वापस से सातकर्णी से छीन लिया। सातकर्णी के अंतिम वर्षों में, अंतिम वर्ष हमेशा कमजोर हो जाता है शासक, ज्यादा लड़ाई झगड़े में ध्यान नहीं देता है, उस टाइम पर फिर कोई यदि नया युवा शासक आ जाता है किसी वंश में तो फिर वो बदला ले लेता है। तो इस टाइम तक सातकर्णी जो है थोड़ा युद्ध त्याग चुका था, तो उससे मालवा वापस छीन लिया गया। ऐसे ही राजनीतिक समीकरण बने थे। तो कुल मिलाकर ये घटनाएं हैं। आपको यहां पर दिखा भी कि कैसे ये वंश एमपी से संबंधित था। मोस्टली ये दक्षिण भारत का वंश है, जिसमें महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र था इसके अंतर्गत आता था।
थोड़ा बहुत क्षेत्र हमारे एमपी का भी आता था इसके शासन क्षेत्र में। जो लड़ाइयां हुई, नहपान से युद्ध भी दिखाया जाएगा आपको, जो मैंने मूवी बताई है वो एक बार देख लेना। सिक्के मिले हैं हमको, सातवाहन वंश के कई सारे सिक्के मिले हैं। कहां से मिले हैं, ये जगहें हैं, याद रख लेना। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो कि सबसे प्रतापी शासक था, उसके सिक्के हमको जबलपुर, राजगढ़ और नर्मदापुरम जिले से, जो कि होशंगाबाद था, उससे मिले हैं। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, उस मूवी में इस वशिष्ठ पुत्र की भी बात की जाएगी, पुलू नाम था उसमें, उसका लड़का ही था। तो पुलू जो था उसके सिक्के विदिशा और देवास से मिले। और यज्ञश्री सातकर्णी विदिशा, देवास और तेवर, जिसका नया नाम, पुराना नाम त्रिपुरी था, तेवर का पुराना नाम क्या था, त्रिपुरी था, वहां से आपको वशिष्ठ पुत्र पुलवामी यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के मिलते हैं। तो ये एमपी से जो उनके सिक्के मिले, ये एमपी से संबंध दर्शाता है सातवाहन का। सातवाहनों का राज्य क्षेत्र एमपी में था, ये दर्शाता है। साथ में कुछ लड़ाइयां हुई मालवा क्षेत्र को लेकर, जो कि एमपी में ही है। इस तरह से ये एमपी से जुड़ता है आपका सातवाहन वंश। इसकी डिटेल इससे 6 गुना आपको ज्यादा पढ़नी पड़ेगी भारतीय इतिहास में। मैंने सिर्फ एक थोड़ा सा हल्की सी पृष्ठभूमि बताकर और एमपी से जोड़कर आपको बातें सिखाई हैं। आप पढ़िएगा आप यदि इस वंश को, तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो मूल बात थी वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है। और भी बातें, इन सातवाहनों का नाम आंध्र सातवाहन, इनकी उत्पत्ति वगैरह कैसे हुई, कहां से दक्षिण भारत में चले गए, कैसे क्या कुछ हुआ, ये सब आपको हिस्ट्री में पढ़ना होता है। एमपी की हिस्ट्री में पढ़ाएंगे तो फिर एमपी की हिस्ट्री चलेगी साल भर। चलो, ये इनका राज्य क्षेत्र आप देख सकते हैं, जो ब्लू डार्क में दिख रहा है आपको इलाका, जिसमें उज्जैनी यानी मालवा वगैरह का इलाका आपको शामिल दिख रहा है, ये इलाका था आपके सातवाहनों का। पहले जो राजधानी थी इनकी वो कहां थी, यहां थी, यहां गोदावरी के तट पर। एंड देन लास्ट में ये राजधानी कहां चली जाती है, अमरावती में चली जाती है। यहां से खूब आक्रमण हो रहे थे इनके ऊपर, इसलिए। चलो, कितने भी प्रतापी शासकों, बार बार आक्रमण को नहीं झेला जा सकता है ना, इसलिए खिसकना पड़ता है कि हटाओ, माथापच्ची कौन करे। क्योंकि एक शासक तो मान लो बहादुर आया, वीर आया, तो उसने निपटाया उनको, लड़ा, खूब युद्ध लड़े। लेकिन कहो अगला शासक लड़ाई झगड़े में विश्वास ना करता हो कि कौन ही लड़े, चलो नीचे तरफ चलते हैं, खाली ही तो इलाका है। ये बात थी। तो देखो, एक तरफ हमने एक वंश को कंप्लीट कर लिया, शुंग वंश और सातवाहन वंश एक साइड के कंप्लीट हुए। इन्हीं वंशों के समकालीन कुछ विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण करते हैं। वो विदेशी आक्रांता कौन से, पहले भी बताया मैंने, वापस से बता रहा हूं, हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। इसमें हमको किसको किसको देखना है, तो मैंने आपको बताया है कि मेन तो शक है ना, जिनका उल्लेख पीछे भी हुआ है, पर इनको भी आप देख लीजिए क्योंकि नाम आए हैं। हिंद यूनानी का कोई रोल एमपी में नहीं है। एक फैक्ट है जो पूछा भी गया है व्यापम परीक्षा में, तो उसको आप याद कर लीजिएगा। हिंद यूनानी जो शासक थे, इनका जो भारत है, भारत का मैप आप थोड़ा सा देख लेना, मैं शॉर्ट में बना रहा हूं, इस तरह है। तो ये जो उत्तर पूर्वी इलाका है, मतलब पंजाब पाकिस्तान वाला इलाका, वो उत्तर पश्चिमी इलाका कहलाता है। और उत्तर पश्चिमी या पश्चिमोत्तर भारत में इनका राज्य क्षेत्र था। लिखा है यहाँ उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश, तो पाकिस्तान वाला इलाका आप कह दीजिए, है ना, जिसमें पंजाब, सिंध, है ना, ये इलाके आते थे, और हल्का उत्तर प्रदेश। तो ये इलाका जो था, ये आपके हिंद यूनानी शासकों का राज्य क्षेत्र था। राजधानी इनकी थी साकल। साकल राजधानी वर्तमान में पाकिस्तान में आप देखेंगे, जम्मू कश्मीर के एकदम पश्चिम क्षेत्र में देखेंगे आप, तो सियालकोट नाम का जो जगह दिखे वो साकल है ना। तो इनकी राजधानी क्या थी, साकल, जो कि वही पश्चिमोत्तर भारत के सियालकोट में स्थित थी। उस टाइम पर पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। ठीक है, तो हिस्ट्री हम पाकिस्तान को लेकर पढ़ते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। शासकों की बात करें तो डेमेट्रियस और मिनांडर, इस वंश के 2 शासक थे, डेमेट्रियस और मिनांडर। डेमेट्रियस संस्थापक था और आपका मिनांडर इस काल का एक महत्वपूर्ण शासक था। डेमेट्रियस से थोड़ा झगड़े आपको किसके दिखाई देंगे इस काल में, यूनानी, मतलब जो सातवाहन वंश चल रहा था इस टाइम पर यूनानियों का काल था। तो सातवाहन काल में डेमेट्रियस का जो है तो आक्रमण होता है, जिसको सातकर्णी ने क्या किया था, पराजित किया था। मिनांडर एक महान शासक था। बाकी कुछ प्रमाण ठोस नहीं प्राप्त हुए हैं, ना तो यहाँ राज्य क्षेत्र था इनका, है ना, एमपी में इनका राज्य क्षेत्र भी नहीं था, कोई शासक का कुछ था भी नहीं। एक सिक्का हमको मिला है मिनांडर का बालाघाट से। तो मिनांडर नाम का जो शासक था इस वंश का, उसका बालाघाट से एक सिक्का मिला है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका, इसलिए मैंने सोचा कि इतना तो कम से कम बता ही दूं। ठीक है, तो ये इतना ही संबंध है आपके हिंद यूनानी शासकों का आपके एमपी के इतिहास से। अगले जो
वंश की हम बात करेंगे वो शक वंश होगा, शक शासक होंगे। शक या सीथियंस कहते थे। एक पृष्ठभूमि इनकी देख सकते हैं आप कि शकों की 4 शाखाएं थी, यानी कि 4 क्षत्रप थे। एक था तक्षशिला क्षत्रप पाकिस्तान में, मथुरा क्षत्रप आपके यूपी में, मथुरा इलाका के आसपास इनका राज्य था। नासिक क्षत्रप, ये आपका नासिक के आसपास का इलाका जो है वो नासिक क्षत्रप हुआ। और उज्जैन क्षत्रप जो कि उज्जैन के आसपास का इलाका हुआ। ठीक है, तो ये सबके सब शक थे, अलग अलग क्षेत्रों में शासन करते थे, उनकी शाखाएं थी। तो ये 2 क्षत्रपों से हमको कोई मतलब ही नहीं है, ये तक्षशिला पाकिस्तान और मथुरा यूपी में है। नासिक से भी हमको कोई बहुत मतलब नहीं है, मतलब थोड़ा सा है, इनका राज्य क्षेत्र एमपी में आता था। उज्जैन क्षत्रप से मतलब है। ठीक है, तो 2 क्षत्रप, एक नासिक क्षत्रप और एक उज्जैन क्षत्रप, इनका संबंध एमपी से था। एमपी में इनकी कुछ लड़ाइयां हुई हैं। जैसे देखो, जो नासिक क्षत्रप है, इस वंश का क्या नाम था? छहरात वंश था। और इसका जो राज्य क्षेत्र था वो नहपान जो शासक था जिसको सातकर्णी ने मारा, इसका मालवा में रीजन था। नहपान को युद्ध में मारकर आपके सातकर्णी ने क्या किया था? मालवा रीजन छीना था। तो इतना सा संबंध था। अभी देखेंगे तो ये 2 वंश पढ़ना है शकों से रिलेटेड, एक छहरात वंश और एक कार्दमक वंश। छहरात वंश का संस्थापक भूमक महान शासक नहपान, जो कि सातकर्णी से युद्ध में मारा गया। कार्दमक वंश का संस्थापक चष्टन था और इसका प्रतापी शासक रुद्रदामन था। एमपी से क्या संबंध है? तो एक एक लाइन के तथ्य हैं, बस देख लीजिए। यह है छहरात वंश। छहरात वंश में क्या था? देखो लिखा है, इस वंश का प्रसिद्ध शासक भूमक था और प्रतापी शासक नहपान या नहपान था। नहपान मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों जैसे कि मालवा पर अधिकार कर चुका था। यह एमपी से संबंध है इसका। गौतमी पुत्र सातकर्णी से संघर्ष में मारा गया। खत्म, इतना ही एमपी से संबंध था इसका। कार्दमक वंश की बात करें तो इस वंश का संस्थापक चष्टन था। ये उज्जैन इनकी राजधानी थी, ये उज्जैनी इनकी राजधानी थी। प्रतापी शासक रुद्रदामन था इस वंश का। रुद्रदामन ने सातकर्णी को पराजित किया। हमने पीछे भी ये फैक्ट देखा और यहां भी देख लिया, कनेक्टेड है आपस में। इस वंश का अंतिम शासक रुद्रदामन तृतीय था, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मार दिया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन? महान वाले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय या चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको आप कहते हैं, वो जिनके काल में 9 रत्न थे। इसने शकों को मारकर यहां से शकों की सत्ता समाप्त ही कर दी। शक क्षत्रप शासकों के सिक्के हमको मिले हैं शिवपुरी से, सिवनी से, सांची से। इसके अलावा छिंदवाड़ा के सोनपुर से 670 सिक्कों की प्राप्ति हमको हुई है। तो यह संबंध था खाली आपके शकों का आपके एमपी से। तो हमने हिंद यूनानी देख लिए, हमने शकों की बात कर ली, कैसे क्या कॉन्सेप्ट था, आपको हिस्ट्री से जोड़कर दिखाया। एंड देन आपका आता है पहलव। पहलवों की बात नहीं करनी, आप भारत के इतिहास में भी उसको नहीं पढ़िएगा। देन आते हैं आपके कुषाण। कुषाणों का भी कोई खास संबंध नहीं था, बस हमको एमपी से सिक्के मिल गए हैं तो वो स्थान देख लेते हैं। कुषाणों का जो साम्राज्य था, यानी कि उनका जो क्षेत्र था वो कहां था? तो जो आपका साम्राज्य मैंने हिंद यूनानी क्षेत्र में पढ़ाया वही सेम था। हिंद यूनानी इस टाइम तक समाप्त हो गए थे। अब आ गए थे कौन? कुषाण। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में सिंध पंजाब जो इलाका था वहां तक आ गए थे कुषाण लोग। पेशावर इसकी राजधानी थी। हिंदू यूनानियों की राजधानी थी साकल यानी सियालकोट, और पाकिस्तान में थी वो, और पेशावर भी पाकिस्तान में ही है तक्षशिला के पास। एंड मथुरा जो इनकी पूर्वी राजधानी थी या कि पूर्वी सीमा थी, वो उत्तर प्रदेश के मथुरा तक आती थी, और मथुरा को इन्होंने अपनी सांस्कृतिक राजधानी बना रखी थी। इनसे भी हमको कोई मतलब नहीं, एमपी का तो कोई लेख ही नहीं है। शासकों को भी एक बार देख लीजिए, कुजुल कडफिसस, विम कडफिसस और कनिष्क। इस वंश का कनिष्क सबसे प्रतापी शासक था। ये 3 शासक हैं जो इतिहास के दृष्टिकोण से आप याद रखिएगा। एमपी से क्या संबंध हुआ? तो शहडोल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। शहडोल से कुषाण शासकों के 757 सिक्के प्राप्त हुए। देखो राज्य क्षेत्र नहीं था यहाँ, फिर भी सिक्के मिल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो 757 सिक्के प्राप्त हुए, जिसमें से 44 सिक्के विम कडफिसस के, 324 सिक्के कनिष्क के हैं, यानी कनिष्क के सबसे ज्यादा सिक्के यहां से प्राप्त हुए। ये बात हुई कुषाणों की। तो कुल मिलाकर हमने यहां आज जो मौर्योत्तर काल सीखा उसमें हमने 2 प्रकार की चीजें देखी, एक तो वंशावली देखी और दूसरा जो आक्रांता थे वो देखे। वंशों में हमने सुंग वंश की बात की, कर्ण वंश की बात की और सातवाहन वंश की बात की, और इधर आक्रांताओं में हमने हिंदू यूनानियों की बात की, शकों की बात की, पहलवों की बात की और कुषाणों की बात की। और इस तरह से कुल मिलाकर क्या शुरू हो गया, क्या खत्म हो गया?
मौर्योत्तर काल समाप्त होता है आपके भारतीय इतिहास में। तो इसके बाद क्या शुरू होगा सर जी? तो इसके बाद पीछे हमने देखा कि शकों की सत्ता को समाप्त करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस काल तक अब क्या हो जाएगा? गुप्त वंश शुरू हो जाएगा। तो मौर्य काल, मौर्यों के बाद मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल के बाद शुरू होगा गुप्त काल। तो अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? गुप्त काल को पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए विराम लेते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अपने परिवार का। बाय बाय, टेक केयर।